नमस्कार साथियों। कानून के क्षेत्र में होने वाले इंटरव्यू के पर्पज से राजस्थान जीके की सीरीज हम चला रहे थे और सीरीज की ये 10वीं क्लास है, जिसमें आज राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य, फोक डांस वगैरह जो भी विभिन्न क्षेत्रों में चलते हैं उनके बारे में, और राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह होते हैं अलग अलग, या जो राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान का क्षेत्रीय लोक नृत्य की बात करते हैं तो सबसे पहले, जिसे सभी नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है या सभी नृत्य इसी नृत्य से निकले ऐसा माना जाता है, घूमर के बारे में बात करेंगे कि घूमर होता क्या है, किस प्रकार की यह नृत्य शैली है। महिलाएं अपनी धुरी पर, ठीक है, अपनी धुरी पर मतलब ये महिला यहाँ पर खड़ी है तो ये खुद के पैर तो उसी जगह पर रखेगी और राउंड राउंड टर्न करेगी, ठीक है। ये नृत्य का फोटो है, ये घूमर नृत्य का फोटो है। तो महिलाएं अपनी जगह पर ही गोल गोल घूम के हाथों को का लचकदार प्रदर्शन साथ में करती रहती है। तो महिलाएं अपनी जगह पर गोल गोल घूमेगी और हाथों से प्रदर्शन करते हुए ये घूमर नृत्य करती है, ठीक है। इसके 8 चरण होते हैं। उन 8 चरणों को सवाई कहा जाता है कि अगर 8 चरणों में ये नृत्य होता है तो उसको सवाई कहा जाता है। घूमर के बारे में साधारणतः यही है कि महिला अपनी जगह पर गोल गोल घूमते हुए हाथों से डांस करती है, ये होता है घूमर, ठीक है। तो ये घूमर का पूरा की पूरा ही घूमर नृत्य का ही मैंने फोटो स्क्रीन पे लगा रखा है। कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है, ये कच्ची लिखा हुआ है, ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य कि शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी, झुंझुनू, सीकर, चूरू तीनों क्षेत्र में पुरुष के द्वारा किया जाने वाला ये कॉमर्शियल डांस होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो कि एक पुरुष ने ये शरीर पर लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी और कपड़े की बनी हुई घोड़ी जो बांध रखी है, और ये पुरुष है, तो ये पुरुष शरीर पर लकड़ी की घोड़ी बांधकर एक नृत्य करता है। इस नृत्य को कच्ची घोड़ी नृत्य कहते हैं, ठीक है। व्यावसायिक नृत्य कॉमर्शियल है, शादी ब्याह में जो वीआईपी शादी होती है उनमें लोगों के द्वारा ये किया जाता है। तो पुरुष पर लकड़ी की घोड़ी बांधी जाती है, इस लकड़ी की घोड़ी को चितलाई कहते हैं। तो पुरुष के शरीर पर, कमर पर लकड़ी की घोड़ी बांधकर उसके द्वारा ये डांस किया जाता है, इसको बोलते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावती क्षेत्र का सीकर, झुंझुनू, चूरू का प्रसिद्ध नृत्य है। तीसरे नृत्य की बात करें तो अग्नि नृत्य, ठीक है। जफनाती संप्रदाय, कल हमने पढ़ा था जफनाथ जी के द्वारा जफनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। 36 नियम होते हैं, कतरे असर बीकानेर में इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी और 24 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली थी। तो उसी जफनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा बीकानेर के अंदर जलते हुए अंगारों पे आग लगा के, और बाद में जो अंगीरे होते हैं जलते हुए उन पर फतेह फतेह की ध्वनि, फतेह फतेह एक इनका जो धार्मिक नारा होता है उसकी ध्वनि के साथ वो नृत्य करते हैं, ठीक है। ये आप देखो आग जला रखी है ये पैरों में, और इस पर खड़े होकर ये व्यक्ति नाच रहा है। ये हाथ में एक मसाल सा कुछ ले रखा है जो भगवान का, इनका जफनाती संप्रदाय का कुछ होता होगा। तो ये आग के ऊपर नाचते हैं और इनको कुछ भी नहीं होता, पते पते की ध्वनि निकाल कर ये करते हैं। ये होता है अग्नि नृत्य, ठीक है। विशेष रूप से बीकानेर वाले क्षेत्र वाले इसको याद रखना कि अग्नि नृत्य क्या होता है। फिर बात करते हैं धोल नृत्य की। तो ये प्रचलन इसका केवल जालोर क्षेत्र में आता है। थाकना शैली में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। थोड़ा रुक रुक के ये डांस किया जाता है तो इसको थाकना शैली बोलते हैं। तो थाकना शैली में ये नृत्य किया जाता है। जालोर क्षेत्र में धोल नृत्य प्रसिद्ध है। गुडला नृत्य, ठीक है। एक जोधपुर के राजा हुआ करते थे जोधा जी, उनके पुत्र थे सातल देव। सातल देव का एक मेड़ता साम्राज्य हुआ करता था, मेड़ता को संभालते थे। वहां से एक मुस्लिम शासक गुडले का कोई युद्ध जीत के आ रहा था, और गुडले का जब मेड़ता के पास किसी गांव से गुजर रहा था तो उसने कन्याओं को कुएं पर पानी भरते देखा, और वो कन्याओं की तरफ मोहित होकर 100 कन्याओं को उठा के और किडनैप करके साथ में ले जा रहा था। किसी ने सातल देव को ये सूचना दी कि ऐसा आपके राज्य में ऐसी घटना हुई है। तो सातल देव गुडलेका से युद्ध लड़ते हैं और गुडलेका को मार देते हैं। तो गुडलेका को जब मार इतने तीर वगैरह चला के मारते हैं कि पूरा सिर उनका छिद्रित हो जाता है गुडलेका का। तो वो बालिकाएं खुद के मुक्त होने के उपलक्ष्य में और उस
गुडलेखा की मृत्यु के उपलक्ष्य में खुशी में नाचती है कि राजा साहब ने हमें बचा लिया। तो वो नाचने वाला जो नृत्य था, उस नृत्य को के भाव को गुडला नृत्य कहा जाने लगा। गुडलेखा जो मुस्लिम शासक था, इसकी लड़की थी, उसका नाम था गिंदोली। ठीक है, इनकी लड़की थी गिंदोली। इन गिंदोली के द्वारा इस नृत्य की शुरुआत की गई। अपने पिता की याद में गुडला नृत्य शुरू किया गया। तो जोधपुर की महिलाओं द्वारा चैत्र शीतलाष्टमी से गणगौर तक, चैत्र शीतलाष्टमी को ये घटना घटित हुई थी। तो गण चैत्र शीतलाष्टमी से गणगौर तक ये नृत्य किया जाता है। राजा सातल देव थे, उनके द्वारा गुडलेखा को मारने के उपलक्ष्य में दीपक रका छिद्रित मत का सिर पर रखकर किया जाता है। ये जो मटका आप देख रहे हैं इस महिला के हाथ में, इसमें छेद दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, मैं इसको जूम करने का प्रयास करता हूँ। हम्म तो ये यहाँ पर जो आप मटका देख पा रहे हैं, इस मटके में छेद हैं। तो ये छिद्रित मटका सिर पर रखकर, हाथों में लेकर, इसमें एक दीपक रखते हैं, उसकी रोशनी निकलती रहती है और उसके साथ ये डांस किया जाता है। इस डांस को बोलते हैं गुडला नृत्य। ठीक है, सिर पर मटका रखते हैं, मटके में छेद होते हैं, उसमें एक मटका दीपक रखा होता है और फिर डांस किया जाता है गुडला नृत्य के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तेरा ताली नृत्य। ठीक है, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, कामड़िया पंथ क्या होता है, रामदेव जी के द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई थी, उसको कामड़िया पंथ कहते हैं। तो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें 9 मंजीरे दाएं पैर में बंधे होते हैं। ठीक है, ये आप मंजीरे बंधे हुए यहाँ पर मैं जो एरो के निशान लगा रहा हूँ, तो ये 9 मंजीरे दाएं पैर में, देखो ये यहाँ पर भी बने हुए हैं। ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। अब आपको आराम से ये क्लियर हो रहा होगा कौन से 9 मंजीरे बने हुए इनके पैरों पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे 9 मंजीरे तो पैरों में बंधे, 2 हाथ में, एक मंजीरा यहाँ ले रखा है, एक यहाँ ले रखा है, 2 इनकी कलाई में बंधे होते हैं। ठीक है, ये कलाई में बंध रहा। इस प्रकार ये 9 2 2 की सीक्वेंस में 13 मंजीरे यूज होते हैं। हम्म तो 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 मंजीरे कोहनी में और 2 मंजीरे हाथ में लेकर बैठ कर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य है तेरा ताली नृत्य, पूरी तरह से कॉमर्शियल नृत्य है और कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। रामदेव जी के द्वारा मेघवाल जाति के भक्तों के लिए कामड़ पंथ की स्थापना की गई थी। तो कामड़िया पंथ के लोगों, महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य, अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर, ठीक है, जो स्टील का बर्तन होता है या पीतल का बर्तन होता है पानी भरने का, उसको चरी बोलते हैं। तो महिला, गुर्जर जाति की महिलाएं किशनगढ़ क्षेत्र में सिर पर चरी रखकर, उसमें जलते हुए कपास के बीज रखकर ये नृत्य करती है। तो ये चरी के ऊपर ये कपास के बीजों में जलता हुआ लेकर ये चरी नृत्य किया जा रहा है गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। भवाई नृत्य, ठीक है, पूर्ण रूप से कॉमर्शियल नृत्य, उदयपुर क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में ये ज़्यादा लोक नाट्य किया जाता है। मेवाड़ में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए जो पश्चिमिक सांस्कृतिक धरोहर केंद्र है, वहाँ पर इसको सिखाया जाता है, वहाँ ही ज़्यादा इसके कलाकार हैं। तो सिर पर 7 8 मटके रखकर, या तो तलवार के ऊपर या कांच के टुकड़ों के ऊपर या अंगारों के ऊपर या कीलों के ऊपर, किसी प्रकार से इस प्रकार का नाचना और मुंह के विशेष हाव भाव बनाए जाते हैं इसमें। इस नृत्य को कहा जाता है भवाई नृत्य, कि ये भवाई नृत्य का ही पोज है। तो ये कुछ मटके रखे हुए हैं सिर पर और ये कीलों के ऊपर ये खड़ी हुई है, इस लकड़ी की उसमें कीलें लगी हुई है। मैं आपको शो कर देता हूँ।
ये देखो, आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पैरों में कीलें लगी हुई है। इन कीलों के ऊपर ये नृत्य कर रही हैं। तो ये नृत्य होता है भवाई नृत्य, विशेष रूप से उदयपुर में इसका ज़्यादा प्रचलन है। अब बात करते हैं गिंदड़ नृत्य की। तो शेखावटी में होली के अवसर पर पुरुष द्वारा गोल घेरे में डंडा टकराते हुए नृत्य किया जाता है। दांडिया की तर्ज पर गोल घेरे में पुरुषों के द्वारा शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर, तो शेखावटी में होली पर किया जाता है। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं उस पुरुष करेक्टर को गणगौर कहा जाता है। तो शेखावटी में होली में बीच में आग जला के थोड़ी सी होली, उसके आसपास गोल गोल राउंड में डंडे लेके हाथ में पुरुष के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। उनमें से ही कुछ पुरुष स्त्रियों के कपड़े धारण कर लेता है। उस कलाकार को या उस आर्टिस्ट को जो महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है उसको गणगौर कहा जाता है। बम नृत्य, बम एक प्रकार का गोल बड़ा सा बजाने का बैंड होता है। तो उस बम को बजाकर, और भरतपुर क्षेत्र में रसिया जो गीत होते हैं, गानों का एक प्रकार होता है रसिया, तो भरतपुर क्षेत्र में रसिया गाना गाते हुए ढोल बजाकर जो नृत्य किया जाता है उसको कहा जाता है बम नृत्य। बड़ा ढोल होता है उसको बम कहते हैं भरतपुर क्षेत्र में, तो उसी के नाम पर यह बम नृत्य नाम पड़ गया। चंग नृत्य शेखावटी में होली के अवसर पर किया जाता है। ऐसा आकार का एक चंग होता है, 6-7 उसके फलक होते हैं, तो इसको बजाकर किया जाता है चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में। बिंदोरी नृत्य होली के अवसर पर झालावाड़ क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है, बिंदोरी नृत्य। दांग नृत्य की बात करें तो आदिवासियों द्वारा नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर यह दांग नृत्य किया जाता है। ठीक है, उदयपुर के नाथद्वारा क्षेत्र में यह दांग नृत्य होता है, विशेष रूप से श्रीनाथ जी के मंदिर में। ये दक्षिण राजस्थान का गौरी और राय नृत्य बहुत फेमस नृत्य है। दक्षिण राजस्थान में भील गरासिया जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था, उनके द्वारा ही किया जाता है। रक्षाबंधन से प्रारंभ होता है और 40 दिन तक ये नृत्य चलता है। मेवाड़ का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। केवल भील पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है और भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर यह नृत्य आधारित है। ठीक है, गौरी या राई नृत्य 40 दिन चलने वाला सबसे लंबा चलने वाला नृत्य होता है। एक तरफ है इसको आप लोक नाट्य भी बोल सकते हैं कि इसमें बीच बीच में कुछ पात्र होते हैं, वह एक दूसरे को संबोधन करते हैं, फिर कोई भजन आ जाता है उस पर नाचते रहते हैं। तो ये गौरी नृत्य या गौरी लोक नाट्य भी बोला जा सकता है। 40 दिन तक चलता है, रोज 1-1, 2-2 घंटे इसको किया जाता है। भील पुरुषों के द्वारा सारे पात्र बन के झूमटिया ऐसे इनके पात्र होते हैं। शिव और भस्मासुर के बीच में जो वार्तालाप हुई उस पर यह आधारित लोक नाट्य है। ठीक है, अब राजस्थान के कुछ प्रतीक चिन्हों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष 1983 में खेजड़ी वृक्ष को घोषित किया गया था। ठीक है, खेजड़ी को लोकल भाषा में समी वृक्ष भी कहा जाता है। ये खेजड़ी वृक्ष की शाखाएं हैं, ये खेजड़ी वृक्ष का फूल है। ये खेजड़ी की फलियां हैं जिनको आप सांगरिया कहते हैं, ये लंबी लंबी। तो खेजड़ी को लोकल भाषा में समी बोला जाता है। खेजड़ी के पत्तों द्वारा जो चारा बनता है, खेजड़ी के पत्तों को खिराकर फिर सुखाकर बकरियों गायों को जो खिलाया जाता है उस चारे को कहा जाता है लूम। ठीक है, खेजड़ी की फली होती है उसको सांगरी कहा जाता है। इसकी सब्जी बहुत बनाई जाती है मारवाड़ क्षेत्र में। और खेजड़ी के पुष्प को मिंजर कहा जाता है। ये पुष्प मैंने आपको दिखा दिया, इसको कहते हैं मिंजर। ठीक है, सन 1730 ईस्वी में अमृता देवी विश्नोई के और उनकी 3 पुत्रियों ने सहित, अमृता देवी विश्नोई एक महिला थी, उनकी 3 पुत्रियां सहित 363 नर नारियों ने, जोधपुर के शासक थे अभय सिंह, उन्होंने लकड़ी काटने के लिए अपने सेनापति को भेजा था। तो इन्होंने खेजड़ी वृक्ष को काटने से का विरोध किया और जब वो नहीं माना तो ये पेड़ों से चिपक गई और सेनापति ने इन 363 लोगों को पेड़ों से चिपके हुए ही काट दिया। तो खेजल्ली के संरक्षण के लिए अमृता देवी विश्नोई का बहुत योगदान रहा है। इसलिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी के दिन ये खेजल्ली मेला लगता है खेजल्ली गांव में, क्योंकि इन्होंने खेजल्ली वृक्ष की को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। एक कहावत चलती है विश्नोई में,
रुख साते सिर कटे तो भी सस्ता जान, कि अगर पेड़ के बदले में आपका सिर भी कट जाए तो भी वो पेड़ की अपेक्षा आपके जीवन की अपेक्षा पेड़ का मूल्य बहुत ज़्यादा है, तो भी आप उसको सस्ता मानो कि आपने एक पेड़ बचा लिया। पेड़ का महत्व आदमी के जीवन से ज्यादा माना जाता है विश्नोई संप्रदाय में। तो अमृता देवी विश्नोई ने संरक्षण के लिए कार्य किया और अपने प्राण दे दिए 1730 में। राज्य पुष्प की बात करें तो रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प है। 1983 में इसको घोषित किया था। रोहिड़ा को मरु शोभा कहते हैं कि मरुस्थल की रेगिस्तान की शोभा बढ़ाता है, और रेगिस्तान का एक मजबूत पेड़ होने के कारण रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। सागवान की लकड़ी सबसे मजबूत मानी जाती है, तो ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों में सबसे मजबूत लकड़ी होती है। इसके पुष्प का रंग हिरमिच कलर का होता है। ठीक है, थोड़ा ये इसका पुष्प है इस कलर का होता है, इसको हिरमिच कलर कहते हैं। तो पुष्प का रंग हिरमिच होता है और ये पूरा रोइडा का पेड़ है। तो रेगिस्तान की बंजर धरती पर इसके जो हिरमिच कलर के फूल होते हैं ये मरुस्थल की शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए इसको मरुस्थल मरु शोभा कहते हैं। तो राज्य पुष्प है हमारा रोइडा, ये आ रहे हैं पुष्प, और इसी पुष्प को मैंने अलग से फोटो आपको दे दिया। राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु 2014 से पहले बात करें तो केवल हमें वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा को राज्य पशु के रूप में पढ़ते थे। 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है, क्योंकि पूरे भारत में जितने ऊंट पाए जाते हैं उसका 85% ऊंट केवल राजस्थान में पाए जाते हैं। पूरे भारत के अंदर जितने भी ऊंट हैं उनका 85% केवल राजस्थान में पाए जाते हैं, इसलिए ऊंट को पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु घोषित किया गया। तो हमारे राज्य पशु दो हैं, चिंकारा और ऊंट। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में आते हैं, ऐसे जीव जो जंगल में रहते हैं, और ऊंट पशुधन श्रेणी में आते हैं जिनका हम पालन पोषण करते हैं। तो ऊंट पशुधन श्रेणी से 2014 में राज्य पशु बनाया गया। सर्वाधिक ऊंट की बात करें तो जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक ऊंट आते हैं। जो गंगानगर बीकानेर के राजा हुआ करते थे गंगा सिंह जी, उन्होंने सन 1889 के अंदर ऊंटों की सुसज्जित सेना बनाई थी जिसका नाम था गंगा रिसाला। ऊंट पर बैठे हुए सैनिक गश्त करते थे। गंगा रिसाला के नाम से इन्होंने सुसज्जित सेना बनाई थी, और प्रथम विश्व युद्ध में 2014 से 1915 से लेकर 1919 तक चला था। 1914 से 1919 तक होगा या 15 से 1919 तक, उसमें इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में वो सेना अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए भेजी थी, और सऊदी अरब जहाँ मरुस्थल था वहाँ उस सेना ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी। तो गंगा सिंह जी ने 1889 में ही ऊँटों की एक सेना बना ली थी, उसको गंगा रिसाला कहते थे। गोरबंद क्या है, ऊँटों के संबंध में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ऊँट के गले में जो कुछ पहनाया जाता है वो आभूषण होता है गोरबंद, और ऊँट के श्रृंगार का इसको गीत भी माना जाता है कि मेरा गोरबंद न करा लो, ऐसा करके जो गीत है वो ऊँट के गले में जो श्रृंगार किया जाता है गोरबंद का, उसी का पर आधारित गीत है। एक गिरबान क्या होता है, ये ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का आभूषण होता। तो ऊँट के नाक में जो लकड़ी का कुछ लगाया जाता है उसको बोला जाता है गिरबान। हमने लोक कला में उफ्ता कला पढ़ी थी। हिसामुद्दीन उफ्ता बीकानेर के उफ्ता कला के माहिर कलाकार थे। ऊँट की खाल पर सोने चांदी की नक्काशी क्या कहलाती है, उफ्ता कला कहलाती है। ऊँट का नर बच्चा तोल्डिया कहलाता है। देखो लोकल ऊँट बहुत पश्चिमी राजस्थान का फेमस है, और कोई स्थानीय व्यक्ति अगर इंटरव्यू में बैठा है तो पूछ लेता है ऊँट के बारे में, तो ऊँट का नर बच्चा क्या हो जाता है, टोल्डिया। मादा बच्चा की बात करें तो उसको कहते हैं तोल्डी, और बूढ़ा ऊँट हो जाता है उसको पाकट बोला जाता है। तो ये ऊँट के बारे में साधारण जानकारी थी कि 2014 में राज्य पशु बनाया। गंगा जी ने गंगा सिंह जी ने गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना तैयार करी थी। गोरबंद क्या है, गिरबान क्या है, उफ्ता कला क्या है, टोल्डा तोल्डी और पाकट क्या है, ये जान लो। अशोक टाक हैं पुष्कर के, इनको कैमल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहले हमने पढ़ा था टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला थे जोधपुर के। अशोक टाक को कैमल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये पुष्कर के रहने वाले हैं। ठीक है, वन्य जीव श्रेणी की बात करते हैं तो वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा हमारा राज्य पशु है। ठीक है, वन्य जीव श्रेणी के अंदर ये चिंकारा महोदय हैं, बहुत ऊंची छलांग लगाते हैं। ये देखो कितनी हाइट पे इन्होंने छलांग लगा रखी है। तो ये एक शर्मिला जीव है। 1981 में इसको राज्य पशु बनाया था। गंगानगर जिले का शुभंकर है। शुभंकर क्या होता है कि प्रत्येक जिले को एक एक जीव पकड़ा दिया जाता है कि आपका ये शुभंकर है, ताकि वो उस जीव की रक्षा के लिए कार्य करे।
तो यहाँ जैसे चूरू का कृष्णमर्ग है, ताल छापर अभ्यारण्य में ज़्यादा पाया जाता है। जयपुर की बात करो तो जयपुर का चिंकारा आ जाता है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग शुभंकर होते हैं। सर्वाधिक चिंकारा की बात करो तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में ताल छापर के अंदर, अमृता देवी मृगवन जोधपुर में है, और राष्ट्रीय मर उद्यान जैसलमेर में, इनमें ये वन्यजीव चिंकारा पाया जाता है। ठीक है। वैसे ये मृग श्रेणी में या हिरण की श्रेणी के जीव होते हैं, बस इनका विशेष किसी के सींग के आधार पर, जैसे बारहसिंगा, चिंकारा, इस प्रकार के सारे वन्य जीव हिरण की प्रजाति के ही होते हैं। राज्य पक्षी की बात करें तो गोडावन राज्य पक्षी होता है, मोर के जैसा ही होता है, मोर से छोटा होता है, ये गोडावन पक्षी है यहाँ पर। इसको राजस्थान का राज्य पक्षी 1981 में घोषित किया था। इसको ग्रेट इंडियन बफ्टर्ड भी कहा जाता है, सोहन चिड़िया भी इसको बोलते हैं। ठीक है। गुंदनमेर और मारमोलरी, ये चार इसके नाम है। ग्रेट इंडियन बफ्टर्ड के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है। ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। सोहन चिड़िया, गुंदनमेर, मालमोलरी और इसके नाम है। अब ये विलुप्त सा होने लगा है। राष्ट्रीय मर उद्यान जैसलमेर में ही इसके संरक्षण के लिए केंद्र बनाए गए हैं। इसका प्रिय भोजन देखे तो तारा मीरा फसल होती है, उसको खाता है। टिड्डे का बहुत दुश्मन है, जो टिड्डियाँ उड़कर आती है, इन टिड्डों को बहुत पसंद करता है। तो वेज, नॉन वेज और बोर मतलब फ्रूट, तीनों को खाने वाला ये जीव है। वेज, नॉन वेज, फ्रूट, तीनों प्रकार की चीज़ें ये खाता है। और सेवन घास इसकी शरण स्थली है। सेवन घास वहाँ पर उगती है जो लाठी सीरीज क्षेत्र है जैसलमेर में, पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा। तो वहाँ पर भूमिगत जल होने के कारण सेवन घास ज़्यादा उगती है और वहाँ पर ये जीव ज़्यादा पाया जाता है। वो इसकी शरण स्थली होती है सेवन घास। ग्रीन कलर के अंडे देता है, हरे कलर के उस घास में छिपा के रखता है ये। राज्य नृत्य की बात की जाए तो घूमर राज्य नृत्य है। अगर राज्य का लोक नृत्य की बात करें तो घूमर को राज्य लोक नृत्य घोषित किया गया है। पर एक शास्त्रीय नृत्य और चलते हैं, कथक, कुचिपुड़ी। तो हमारा शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का कथक माना गया है। राज्य बोल राज्य खेल की बात करें तो बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था। बास्केटबॉल में एक टीम के 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं, दोनों तरफ 5-5 खिलाड़ी खेलते हैं, तो एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है बास्केटबॉल में। ठीक है, याद है बास्केटबॉल आपको। राज्य गीत की बात करें तो राज्य गीत है केसरिया बालम आओ नी पढ़ाओ हमारा देश। मांड शैली में इसको गाया जाता है। ठीक है। मांड एक जैसलमेर के आसपास जाति होती है, उसके द्वारा जो गाया जाता था मांड, उसको मांड शैली बोला जाता है या मांडन शैली बोला जाता है। अल्लाह जिलाबाई है, मांगी बाई है, ये मांड शैली की कुछ फेमस गायिकाएं हैं। डोला मारू की प्रेम कथा। ठीक है। डोला और मारू ये गंगानगर बीकानेर क्षेत्र के दो प्रेमी जोड़े थे। डोला और महिला थी, मारू उसका प्रेमी था। तो इनकी प्रेम कथा में से ये गीत निकाला गया है, केसरिया बाला माऊनी पधारो मारे देव। ठीक है। अरवड़ की राजकुमारी थी डोला, ऐसा देख लेना, मेरे को याद नहीं है, बहुत पुराना। डोला मारू पर है गंगानगर बीकानेर क्षेत्र की ये प्रेम कथा। राज्य वाद्य यंत्र का बात करें तो बजाने के लिए हमारा अलगोजा को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। तगाराम भील इसको बजाने वाले प्रसिद्ध वादक थे। तो राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो अलगोजा हमारा राज्य वाद्य यंत्र है। राज्य कवि घोषित किया गया है सूर्यमल मिश्रण को। बूंदी के राजा राम सिंह के ये दरबारी कवि हुआ करते थे सूर्यमल मिश्रण, इनको राज्य कवि का दर्जा दिया गया है। जो हिंदी इंग्लिश लिटरेचर वगैरह होते हैं वो इनकी रचनाएं देख के जाना। वीर सतसई बहुत फेमस रचना थी। ठीक है। 700 दोहों से ये रचना बनी थी, इसको वीर सतसई कहते हैं। सतसई में 7x100 सतसई का मतलब। ठीक है। इनकी सती रासो एक बुक थी, छंदमायुक बुक थी, वंश भास्कर सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी इनकी। ठीक है। हालांकि इसको लास्ट पेरा ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बाद में इनके पुत्र ने इसको वंश भास्कर को कंप्लीट किया था। तो राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे वीर सतसई, सती भास्कर, छंदमायुक और वंश भास्कर, दो इनकी पुस्तकें लिखी गई। राजभाषा, राज्य भाषा नहीं राजभाषा, राजभाषा हिंदी है। हमारे यहाँ पर सभी काम हिंदी के अंदर ही किए जाते हैं, इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
राज्य मिठाई की बात करें तो घेवर आता है, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान चाशनी में डुबो के जिसको निकालते हैं, उस घेवर को राज्य मिठाई का दर्जा दिया गया। विशेष रूप से मकर संक्रांति, गणगौर, तीज, रक्षाबंधन पर उसका ज़्यादा प्रचलन है घेवर का। ठीक है, तो ये हमारे लोक नृत्य और साथ में राज्य के कुछ प्रतीक चिन्ह थे जिनके बारे में सामान्य जानकारी आज हमने पढ़ी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।